हेलो स्टूडेंट, वापस से आपके लिए लेके आया हूँ। एक बहुत ही खूबसूरत सी पोएट्री है जो कि है स्टैंडर्ड 10 एंड गुजराती है। इंग्लिश मीडियम के अंदर और गुजराती मीडियम के अंदर दो टाइप की हमेशा गुजराती आती है। एक होती है उसको हम कहते हैं प्रथम भाषा, और दूसरे को हम कहते हैं द्वितीय भाषा। अब जो इंग्लिश मीडियम है, हिंदी मीडियम है, उसके लिए जीएसईबी गुजरात गवर्नमेंट ने यानी गुजरात एजुकेशन बोर्ड ने दो बुक्स बनाई है। तो इंग्लिश मीडियम के लिए द्वितीय भाषा होती है। और आज की जो हमारी पोएट्री है इसका नाम है लघु काव्यो। एक नहीं, बहुत सारे काव्य है। लघु का मतलब होता है छोटा। तो छोटे छोटे यहाँ पर काव्य हैं। कैसे काव्य ये छोटे होते हैं उसके बारे में थोड़ी जानकारी लेते हैं। देखो, हमेशा आपने सुना होगा दोहा, मुक्तक एंड हाइक। ठीक है। दोहा ज्यादातर यानी कि दो लाइन में आते हैं। जैसे आप शेर होता है, शायरी होता है, उसमें दो लाइन होती है। बस उसी तरह से दोहा भी दो लाइन में ही होता है। हमारे जीवन के अंदर अच्छा भाव जो होता है यानी अच्छे विचार जो होते हैं वो ज्यादातर दोहा में डाला जाता है। और यहाँ पर आप ज्यादातर देखिएगा कि दोहा के अंदर ऑथर बहुत कम दिखाई देंगे, है ना। सिलेक्टेड होते हैं, गढ़वी टाइप के होते हैं, चारण होते हैं, या लोक साहित्य के जो होते हैं उसके नाम पे हो सकते हैं। पर बहुत कम होते हैं जो लोग अपने एक्सपीरियंस या अनुभव के द्वारा जो समाते हैं वो दोहा होता है। आपने हनुमान चालीसा भी पढ़ी होगी। तो हनुमान चालीसा की शुरुआत के अंदर देखो दोहा है। तो चालीसा पाठ है या शतक पाठ है तो उसके शुरुआत में लंबा सा अगर आख्यान है या लंबा सा कोई गीत है तो उसकी शुरुआत में दोहा रखते हैं। तो दोहा हमारे मन को थोड़ा स्वस्थ करता है, शांत करता है। जो गाने वाला, जो सुनाने वाला होता है उसको भी अच्छा लगता है और सुनने वाला का मन प्रसन्न होता है। एंड देन वो रियल स्टोरी या पोएट्री पे एक्शन कर सकते हैं। तो दोहा एक स्टार्टिंग स्टेज का एक अच्छा, समझ लो कि मंगलाचरण टाइप का है। मंगलाचरण किसको कहते हैं कि जैसे गणपति जी की उपासना करते हैं हर एक पूजा से पहले, उस तरह से कोई चीज को शुरुआत करने पहले कुछ अच्छे विचार, कुछ अच्छे शब्द आपके मन को प्रफुल्लित, प्रसन्न और अच्छा कर दे, दैट इज दोहा। क्लियर है। तो दोहा आपके पास यहाँ पर दो है। सबसे पहले लिखा है आपको कि कड़वा होए लीमड़ा, कड़वा होय લીમડા પણ શીતળ તેની છાય, બાંધવ होय अबोलड़ा पण પોતાની बाय। यहाँ पर लिमड़ा यानी कि नीम के ट्री का नाम है, इसको लिमड़ो के, लिमड़ो, पीपड़ो, वडलो, ऐसा नाम सुना होगा। लिमड़ो कड़ू झाड़ छे, नीम का पेड़, है ना। वो कड़वा होता है पर कड़वाहट के अंदर ही मिठास होती है ना। देखो, जैसे दुख के बाद सुख का मजा आता है, इस तरह से कड़वा अनुभव आपको सुख की ओर ले जाता है। इस तरह से कहते हैं कि लिमड़ा भले कड़वा है पर उसकी जो छांव जो होती है, यानी छाया एकदम शीतल ठंडी होती है ना। इसलिए कहता है कि अगर शरीर में कोई बीमारी है तो कड़वाहट खाओ, फिर आपके मन को, शरीर को शाता, शांति मिलती है। इसी तरह से हमारे घर के अंदर के रिलेशन बताया गया है कि बांधव यानी भाई और बहन भले कितना भी झगड़ा कर ले, तू मैं कर ले, तू ऐसी है, तू वैसा है, परंतु वही भाई बहन बड़े होते हुए फाइनेंशियली, शारीरिक तरीके से, बीमारी के समय के अंदर भले फेसबुक में कितने भी फॉलोवर्स हो, इंस्टा पे भी हो, स्नैपचैट भी हो, परंतु आईसीयू में जब एडमिट किया होगा तो उसके बाहर की साइड में आपका बांधव यानी आपका मित्र ही खड़ा होगा, आपके भाई बहन ही खड़ा होगा। भले हमारा उसका बचपन में कितने भी खड़ा उसके साथ वर्तन या व्यवहार हो चुका हो, ले बांधव होए अबोलड़ा, हमारे उसके साथ अबोलड़ा हो गया, किट्टा नहीं बोलना है तेरे को, पर फिर भी वो पोतानी बाय, बाय का मतलब स्लीव, हमारे जीवन की स्लीव है कि हमेशा हमें सपोर्ट करने के लिए एवर रेडी खड़ी रहती है। तो नीम के उदाहरण के द्वारा हमारा जीवन का जो रिलेशन का एग्जाम्पल है वो मैच किया गया है। ठीक है। तो આ જે દુહા છે તેમાં કવિ સ્વજન પ્રત્યેનો પ્રેમની વાત કરી છે, જેમાં ઉદાહરણ લીમડો કડવો હોય પણ એનો શીતળ છાયા છે, ભાઈઓ સાથે અબોરડા હોય પણ ખરે ટાણે એ જ ભાઈઓ અને બહેનો આપણને કામ આવે છે। ધેટ ઇઝ દુહા નંબર 1, 2 લાઈન, બે લાઈનમાં આવે છે। આટલી નાની પોયમ એટલે લઘુ કાવ્ય થયું, અને લઘુ કાવ્યનો આનો સાહિત્ય પ્રકાર છે દુહા। ओके, याद रखना है ना। उसके बाद सेकंड दुहा है ना। ये दोनों एक साथ नहीं, अलग अलग है दुहा। जे जन पामे पूर्णता ते कदी ना फूलाय, पूरो घट छलकाय नहीं, अधूरो घट छलकाय। घट એટલે घड़ो, कुंभ बड़ा सा मटका होता है ना, उसको हम घट कहते हैं। अब घड़ा जो होता है वो पूरा भरा होता है तो वो घमंड नहीं करेगा भाई मैं हूं तो हूं,
अगर आपको गुस्सा आ गया कि ए चांद, तू चांद नहीं है, तू कुछ और है, तो चांद नीचे आके अपना आई कार्ड नहीं दिखाए, देखो मैं चांद हूं और मैं ही हूं। वो तो बोलेगा तू मूर्ख है, मुझे तुझे बताने की या कहने की कोई जरूरत नहीं है। समझाया? उस तरह से आप गंगा नदी किनारे जाओ, बोलोगे ए गंगा, तो गंगा ने कुछ और है, तो गंगा जी प्रकट नहीं होगी, आपको नहीं बोलेगा नहीं मैं गंगा ही हूं, क्योंकि वो ज्ञानी है, वो समझदार है। और ज्ञानी और समझदार कभी अहंकार, घमंड या दिखावा नहीं करते हैं। अज्ञानी दिखावा करते हैं, अधूरा ज्ञान दिखावा करता है, मुझे ये भी आता है वो भी आता है, जबकि उसमें से कुछ नहीं आता है, या आता है तो अधूरा अधूरा आता है। उसको ऑपरेशन करवाने के लिए भेजो तो आधा करेगा आधा नहीं करेगा, मतलब इंसान को ना जिंदा रखेगा ना मार पाएगा। दैट इज अज्ञानी। इसलिए यहाँ पर लिखा है कि पूरो घड़ो जे छे ये छलकाय नहीं, अधूरो घड़ो होए, आधा भरा होता है ना, वो हमेशा दिखावा ज्यादा करता है। एग्जाम्पल दिया है कि जे मनुष्यની પાસે પૂર્ણ જ્ઞાન હોય છે તે ક્યારે દેખાવ કરતો નથી, અધૂરું જેની પાસે જ્ઞાન છે, અધૂરી વાત છે, એ હંમેશા દેખાવ કરે છે। दैट इज दुहा नंबर 1 एंड दुहा नंबर 2। तो ये हमारे दो दुहे हैं। अब इसके बाद अगर हम बात करने जाए तो नेक्स्ट हमारा जो दुहा आता है वो नहीं है, अब आएगा मुक्तक। अब मुक्तक मतलब क्या होता है, तो मुक्तक में आप ज्यादा देखो 4 लाइन से लेकर 5 लाइन होती है। एंड मुक्तक का मतलब होता है मोती। जैसे अगर हम देखने जाए तो मेटल है तो क्या, हाँ उसका जितना कॉस्ट होगा उससे ज्यादा पीतल का होगा, उससे ज्यादा तांबा का होगा, उससे ज्यादा तो क्या सिल्वर का होगा, उससे ज्यादा गोल्ड का होगा, उससे ज्यादा प्लेटिनम का होगा, है ना। एंड सबसे टॉप पे अगर मोती आता है जो बहुत अच्छा और सच्चा मोती है, तो अब जैसे जीवन के अंदर मोती की वैल्यू है, ऐसी वैल्यू विचारों की है, और विचारों से बने शब्दों की है, एंड शब्दों से बने वाक्यों की है। और ऐसे वाक्य जो जीवन में आपके अंदर परिवर्तन ला दे, चेंजेस ला दे, दैट इज मुक्तक, है ना। और ऐसे मुक्तक यहाँ पर हमारे ऑथर महोदय पहले हैं, उसका नाम है शेख आदम आबूवाला। शेख आदम आबूवाला बोलते हैं कि जीवन जो है ना खुमारी थी जीवन, है ना। मनुष्य ने कितना सारा परिवर्तन लाया इस दुनिया के अंदर। इस दुनिया में सबसे ज्यादा बुद्धिशाली अगर कोई है तो मनुष्य है, जिसने हाथी को कंट्रोल किया है और पंछी के साथ प्लेन भी उड़ाया है। यहाँ पर छोटी से लेकर चीटी, छोटी चीटी से लेकर वो सिंह को भी कंट्रोल करने वाला वो मनुष्य जाति है। और वही मनुष्य जाति की खुमारी की बात, बेफिक्राई की बात यहाँ पर बताई है कि जीवन में जीना तो आना चाहिए, तो जीने के साथ साथ मौत पाना भी आना चाहिए। कुछ ऐसा काम करके जाओ, कुछ ऐसा काम करके जाओ कि आपके जाने के बाद हर एक बंदा बोले कि वाह क्या इंसान था। तो लिखा यहाँ पर कि हमने नाखी दो जिंदगी नी आग में। आग मतलब मुश्किल, परेशानी, हर्डल्स। अब जीवन के अंदर हर्डल्स नहीं है, मुश्किल ही नहीं है, तो लाइफ ही नहीं है। मैं तो कहता हूं मुश्किल ही है तो जीवन है। 10th स्टैंडर्ड के अंदर आपको हर रोज पढ़ना पड़ता है, लिखना पड़ता है, कभी स्कूल में, कभी ट्यूशन में, तो कभी घर में मम्मी बैलन लेके खड़े हो जाते, चलो पेपर दो, टेस्ट दो, एंड उसमें मजा आना शुरू हो जाता है। 4 घंटा, 5 घंटा, 8 घंटा, 10-10 घंटा पढ़ाई करते हो, देन रिजल्ट आता है तो बहुत मीठा लगता है ना। इसलिए लिखा है कि जीवन में मुश्किल ही है तो जीवन है। आपको बोला जाएगा 10th के अंदर कुछ नहीं करना है, जब मन आए तो पढ़ो वरना मत पढ़ो, तो आपको यह बोरिंग हो जाएगा, आप तो मतलब आलसी हो जाओ। सच्ची मजा तो मेहनत में। इसलिए लिखा है कि हमने नाखी दो जिंदगी नी आग में, हमें आग ने पण फेरवी नाखीशु बाग में। बाग में कितने सारे छोटे छोटे प्लांट होते हैं, पेड़ होते हैं, क्रीपर्स होते हैं, और खूबसूरत से प्यारे प्यारे सुगंध वाले फ्लावर्स होते हैं, कलरफुल। बस हम अपनी जिंदगी को ऐसे बाग में कन्वर्ट करेंगे, वो मुश्किल ही हमारे लिए बाग बना देंगे। ऐसा हम काम करेंगे। सर करीशु बधाज मोर्चाओ, हमें कोई भी फील्ड में, कोई भी एरिया में, कोई भी क्षेत्र में आप हमें भेजो, चाहे सोल्जर बना दो, और चाहे लीडर बना दो, और चाहे कोई धंधा या नौकरी में भेज दो, हम वहां पर भी, क्योंकि इंसान एक बार आत्मविश्वास हासिल कर लेना, फिर उसको कोई भी फील्ड में बहुत बेहतरीन काम करने की ताकत आ जाती है, क्योंकि उसके पास आत्मविश्वास है। मैंने एक चीज हासिल की है तो वहां पर थोड़ी मुश्किल ही आएगी, थोड़ा लेट होगा, थोड़ा कम मिलेगा, पर मैं वहां पर भी जीत हासिल करूंगा, क्योंकि आत्मविश्वास ही आत्मविश्वास को बढ़ाती है। पर आपने आत्मविश्वास नहीं कमाया तो प्रॉब्लम। इसलिए कहते हैं कि हम तो सारे रास्तों को, सारे मोर्चों को और सारे क्षेत्र को अचीव करेंगे, सर करेंगे। एक वक्त मौत ने पण आवा दो लाग में, और मौत आएगी तो हमारी मौत भी ऐसी होगी
कि लोग सैल्यूट करके जाएंगे कि वाह, बंदा जीना तो जानता था, इससे तो मरना भी आता है, क्योंकि मरने के बाद भी हम अपना शरीर का, देह का दान भी करेंगे। किसी को हृदय देंगे तो किसी को किडनी देंगे, किसी को आंख देंगे तो किसी को हम अपना जीवन देकर भी शहीदी ले लेंगे। तो ये हमारा जीवन होना चाहिए। ये मनुष्य जाति है जो मानवता है, दूसरे को काम आती है। तो दैट इज फर्स्ट मुक्तक। उसके बाद आता है मुक्तक नंबर 2। वो क्या कहते हैं? हर्षद त्रिवेदी जी कहते हैं। हर्षद त्रिवेदी जी हमारे इस मुक्तक के हमारे बहुत ही अच्छे ये कवि है। उसने बताया जीव सृष्टि पर। मनुष्य के ऐसा है, जैसे कहते हैं ना, कुत्ते में वफादारी होती है तो क्या है, पक्षियों में, लव बर्ड में प्यार होता है। तो पूछा जाए कि भाई मनुष्य, तो उसको बोला जाए मनुष्य स्वार्थी होता है। और इतना स्वार्थ है कि छोटे मोटे पशु पक्षी जीव जंतु भी मनुष्य को जान गए कि हाँ, ये तो स्वार्थी है। आपने मूवी में देखा होगा, पुलिस वाले जो लोग होते हैं वो गुंडे को या चोर को या खूनी को अपनी जीप में बिठा के ले जाते हैं और फिर कहीं पर खड़ा रख देते हैं जीप और बोलते हैं चल भाग जाए यहां से, हम तेरे को छोड़ रहे हैं। तो भागता नहीं हो, क्यों? उसको पता है अगर मैं भागूंगा ये पीछे से गोली मारेंगे और एनकाउंटर कर देंगे मेरा, बोलेंगे भाग रहा था, मार दिया। ये मनुष्य है जो मनुष्य को मार रहा है। ये तो हम समझ रहे हैं, शायद पक्षी भी ऐसा समझ सकते हैं। कैसा लिखा है यहाँ पर देखो, हर्षद त्रिवेदी जी ने बोला है कि पिंजरानु बारणु खोली ने, पिंजरू मतलब केज, पिंजरानु बारणु खोली ने पंखी ने કહેવામાં આવ્યું કે હે પંખી જા હવે તું મુક્ત છે, આઝાદ છે। પંખીએ મનુષ્યની સામે જોયું, બહાર આવી અને મનુષ્યની સામે જોયું અને વળી પાછું પિંજરામાં જતું રહ્યું, કારણ કે એને થયું કે અહીંયા પિંજરામાં રહેવું વધારે સેફ છે। બહાર જઈશું તો આ તો મનુષ્ય છે, સ્વાર્થી છે, કોણ જાણે મારીને ખાઈ પણ જાય। कदाच एना फेदर એટલે કે એના સરસ મજાના જે પીછા છે वो भी इस्तेमाल कर ले और अपने खाने में भी मिर्च मसाला डाल के खा ले। मनुष्य जाति में भरोसा नहीं करने का, इसलिए यहाँ पर बोला है कि जीव सृष्टि ने अविश्वास નો ભાવ ચોટદાર રીતે રજૂ કર્યો છે। માણસ પિંજરાનું બારણું ખોલી પક્ષીને મુક્ત થવાનું કહે છે, પણ એ માણસ સામે જુએ છે અને પાછું પિંજરામાં જાય છે। આમાં ઊંડો કટાક્ષ છે, क्या बोलते हैं, सार्काज्म, बस वही है। मानसनो दंभ छे, मानसनो डोळ छे। आ शब्द खास यूज करना जब आप इसका आंसर लिखो तब, कि मनुष्य दंभी छे, दिखावा करने में ज्यादा आगे है, डोळ करता है, हाँ ये वो उल्टी पुल्टी बातें करने में एक्सपर्ट है, पर जब काम करने की बारी आए तो जीरो है। तो यहाँ पर हर्षद त्रिवेदी ने मनुष्य को भी छोड़ा नहीं है टोंट मारने के लिए। दो हो गए हमारे दू है, और अब दो हो गए मुक्तक। अब बात करेंगे हा ई कु, 3 लेटर्स, ओके। तो इसमें 3 लाइन्स आएगी। कितनी लाइन? 3 लाइन आएगी। पहली लाइन में 5 लेटर्स आएंगे, दूसरी लाइन में 7 लेटर्स आएंगे, तीसरे के अंदर वापस से 5 आएंगे। 5 7 5 लेटर्स यानी अक्षर। काउंट करें तो 17 लेटर्स होंगे और 3 लाइन। जापान में इस टाइप की कविता लिखी जाती है। एक होता है सोनेट, आगे हमने पढ़ा था। सोनेट में 14 लाइंस होती है, वो इटालियन यानी इटली में ऐसी काव्य लिखा जाता था और तब से 14 लाइन में लिखते उसको सोनेट कहते हैं। 3 लाइन में 17 लेटर्स, मतलब 17 से कम नहीं होना चाहिए, ज्यादा नहीं होना चाहिए, तो ही वो हाइकू है। एंड हाइकू की शुरुआत जापान ने की थी। सो लिखा यहाँ पर कि हाइकू जापानीज काव्य प्रकार है। 5 7 5 17 અક્ષરની 3 પંક્તિ છે। એક ચમકારાની જેમ ચિત્ર ખડું કરી દે છે, है ना। આપણે હાઇકુ સમજાવવામાં બહુ મુશ્કેલ, उसको एक्सप्लेन करने में बहुत दिक्कत आती है, क्योंकि बहुत सारी भाव, बहुत सारी फीलिंग्स उसमें लिखी होती है और सिलेक्टेड होती है ना। जैसे कि दवाई, इतना बॉडी में बुखार है, पेन है, इतनी सी गोली अच्छा कर देती है। बस ये छोटी सी गोली है जो इतने सारे भाव को प्रकट कराती है। लिखा है यहाँ पर कि कशो संचार नहीं, लील ओढ़ीने, लील का मतलब एल्गी, ग्रीन कलर की नहीं आती है ना, सनलाइट पड़ती है और पानी जो है उसमें ग्रीन ग्रीन हो जाता है, हम फिसल जाते हैं, उसको लील कहते हैं। और काफी सारे जब तालाब होते हैं उसके ऊपर जब सनलाइट जाती है तो ग्रीनरी से भरा हुआ तालाब होता है, लेक होता है। तो लील, यहाँ पर कवि की कल्पना शक्ति देखो क्या कह रहे हैं कि लील जो ऊपर आया है ना, वो लील नहीं है, एक्चुअली वो उसका ब्लैंकेट है, किसका? तालाब का। कल्पना शक्ति बहुत अच्छी है। तो लील ओढ़ीने तालाब सो रहा है, लील ओढ़ीने तालाब सो रहा है। अब प्रकृति, नेचर माता है, वो सबको उठाती है, जगाती है, खिलाती है, पिलाती है। तो यहां पर सुलाया है
कैसे? तो एलगी उड़ा के सुलाया है, अब उड़ाए सुलाया तो क्या, अब उठाना भी पड़ेगा। तो पंछी भाई आप जाओ उसको उठा के आओ। जैसे मम्मी आती, चलो बेटा उठ जाओ, 7 बज गए हैं, 6 बज गए हैं, इतना मीठी सी प्यारी सी आवाज में मम्मी की सुनकर फट करके उठ जाते हैं। उस तरह से पंछियों की आवाज के साथ मस्त ऐसी चोंच मारते हैं, किसको? तालाब को। और तालाब में मस्त ऐसे वेव्स हो जाते हैं, एंड तालाब वापस से जीवंत हो जाता है। तो लिखा है यहाँ पर कि लील ओढ़ी ने पोढ़्यू तड़ाव, जाग्यू पंखीनी छाछे। આમ હાઈકુની અંદર પ્રકૃતિનું ઇતના ખૂબસૂરત સા ચિત્ર રજૂ કિયા है કે એક પક્ષી આવીને ચાંચ બોલે અને તળાવ જાગી જાય, જાણે તળાવ જીવંત છે, જાણે એલ્ગી જીવંત છે, અને આ બધું જીવંત એકબીજાની સાથે વાતો કરી રહ્યું છે, કામ કરી રહ્યું છે એવું લાગે। આમ પ્રકૃતિની આ ઘટનામાં જાણે બધાના અસ્તિત્વમાં કોણ જાગે છે, કોણ ઉઠે છે, આવી આપણે કલ્પના ના કરી શકીએ। એટલે કે જ્યાં પહોંચે રવિ, જ્યાં ન પહોંચે રવિ ત્યાં પહોंचे कवि। जहां न पहुंचे रवि, रवि सूर्य, सूर्य की किरणें जहां पर नहीं पहुंच पाती वहां का कवि की कल्पना पहुंच जाती है। पर જ્યાં ન પહોંચે कवि ત્યાં पहुंचे આપણી જેવા अनुभवी, एक्सपीरियंस वाला बंदा पहुंच जाता है हर जगह पर, है ना। बस कैलाश पर्वत पर नहीं जा पा रहा है। तो फिलिप क्लार्क जी ने बहुत अच्छी तरह से लिखा है। तो इस तरह से आप याद रख सकते हो कि फिलिप क्लार्क जो है वो लील ओढ़ीने सूता है। तो आपको मैचिंग में कभी कभी ऐसा पूछा जाएगा, ये याद रखना। अब बात करें, हमारा नेक्स्ट वाला हाइकू है और वो है धीरूभाई परिक ने। तो इसको आपको याद रखना है, धीरूभाई परिक पर्वत पर धीमे धीमे चढ़े छे। मैचिंग करने में इसको बहुत इजीली आपको काम लगेगा। सुनाओ, धीरूभाई परिक हमें क्या कहते हैं कि ઉડતું વાર્તળ ઊંચે ઊંચે ચડતા પર્વતની ટોચે આવીને પહોંચે છે અને પછી વેરાઈ જાય છે। सीधी सी बात है। हम पूरा दिन बहुत ही काम में गुजरा, स्कूल के अंदर बहुत काम था, ट्यूशन में काम था, टेस्ट दे रहे हैं हम कंटिन्यू, लर्निंग कर रहे हैं, फ्रेंड का बर्थडे याद नहीं रह रहा है, पर फिर भी आपको आधे घंटे का टाइम आपके पड़ोस में रहने वाला खास आपकी सखी या आपका फ्रेंड मिल जाता है, और आधे घंटे में तो आप पूरे मन से हल्के हो जाते हैं। आज चलो बात करते हैं, एंड आधे घंटे में पूरा दिन की दिनचर्या बता देते हो, ऐसा हुआ फिर ऐसा हुआ, है ना। तो फ्रेंड जो होता है वहां पर हम सारी बातें बोलकर अपने आप को शांत कर देते हैं, सेम फ्रेंड भी शांत हो जाता है। लिखा है यहाँ पर कि अब प्रकृति में भी ऐसी फ्रेंडशिप होती है। अगर हम देखें तो हम तो बस बादल के अंदर हाथी देखते हैं, है ना। कुछ ऐसा भी देखना चाहिए जो हमारी तरह जीवंत लगे। तो लिखा है यहाँ पर कि ऊंचे ऊंचे चढ़ता पर्वतની ટોચ પાસે આવી અને જે વાદળ સમુદ્રની ઉપરથી તળાવની ઉપરથી કેટલું બધું પાણી પોતાની અંદર એબ્ઝોર્બ કરી અને પછી અલગ અલગ શહેરો, નગર, જંગલ બધા પાસેથી નીકળે ધીમે ધીમે કરીને, અને પછી ક્યાંક વરસે ને ક્યાંક આગળ નીકળે। પણ એને ક્યાંક વાત કરવી છે, કોની સાથે વાત કરે? તો પેલો ઊંચા ઊંચા પેલા પર્વત હોય, એની ટોચ હોય, એની પીક હોય, ત્યાં જઈ અને વાત કરે। હાશ કરીને બધું વેરાઈ જાય, પોતાની વાતથી ફ્રી થઈ જાય। આમ એ વેરાઈ જાય છે, ભાવ વગરનું થઈ જાય, ભાવ મતલબ ફ્રી થઈ જાય છે। આપણે જેટલી ઊંચે જઈએ એટલા હળવા થવાનું છે, હળવાશમાં જ આનંદ છે। मतलब जितनी प्रोग्रेस करो ना उतने फ्री होते जाओ, टेंशन मत ले जाओ। समझो, हमारे लाइफ में एटीट्यूड दिखाते हैं, ईगो होता है, मेरे को इसने ऐसा बोला, अरे बोला तो बोला, शब्द तो है उसमें क्या है? शब्द को નથી, શબ્દને નથી હાથ પગ, શબ્દને શબ્દ શબ્દ શું કરો છો? શબ્દને નથી હાથ પગ। એક શબ્દ તમને ઘાવ આપી જાય છે તો બીજો શબ્દ તમને મરહમ પણ આપે છે ને। એમ તમે મરહમને જુઓ ને, ક્યારેક ઘાવને પણ જુઓ, પણ શબ્દ કઈ તલવાર જેવું નથી, આવે જાય, બોલાય જાય એમ રાખવાનું। અહીંયા શું કહે છે કે ભાર વગરનું જીવન રાખો। પર્વતની ટોચે પહોંચ્યું વાદળ અને સ્વયં ગયું વેરાય, અને પોતાની જાતને આમ હળવાશની અનુભૂતિ કરે છે। આમ જીવનની અંદર આપણે આ બે દુહા, બે મુક્તક અને બે હાઈકુ આપણને ઘણી બધી વસ્તુઓ સમજાવીને જાય છે। તમને એમસીક્યુ ક્વેશ્ચન આન્સર આવશે, વન લાઈન આન્સર આવશે, ટુ લાઈન આન્સર આવે અને સવિસ્તાર આન્સર પણ આમાં આવશે। ખાસ આપણે વ્યાકરણને યાદ રાખવાનું છે। હાઈકુ જાપાનની કાવ્ય રચના છે, હંમેશા પૂછશે। 17 અક્ષરનું છે એટલે સત્તાક્ષર પણ એને કહેવામાં આવે છે। તો આ બધી બાબતોને ખાસ તમે યાદ રાખજો। અને આવા ઘણા બધા બીજા પણ મુક્તકો હોય છે। ગટમાં ઘોડા થનગને આતમ વિજે પાગ, અણદીઠી ભોમ પર યૌવન માંડે પાગ।
આવા દુહા મુક્તક તમે વિચાર વિસ્તારમાં પણ પૂછવામાં આવશે. એનું ખાસ યાદ રાખજો. લોક સાહિત્ય માટે તમારી લાઇબ્રેરીમાં જવાનું, પુસ્તકાલયમાં જવાનું, થોડું વાંચન કરો અને વાંચન કર્યા પછી થોડું ચિંતન કરો. ચિંતન કરશો તો આદર્શ વ્યક્તિઓની અંદર તમારી ગણતરી થશે. તો આશા કરું છું આજની આ કાવ્ય રચના આમ તો નાની હતી પણ આજે થોડું મોટું થયું, તમને ગમી હશે, સમજાણી હશે. ના સમજ પડી હોય તો ડાઉટ માટે કમેન્ટ્સ કરજો અને સારું લાગે તો 10 લોકોને શેર કરજો. ત્યાં સુધી મને આજ્ઞા આપો. તમારો દોસ્ત, તમારો મિત્ર, તમારો ગુરુ મહેન્દ્ર જોશી. થેન્ક યુ વેરી મચ.